हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार द्रोह के जो मुख्य परीक्षा हुआ था उसके 100 प्रश्न देखने वाले हैं और सभी प्रश्न आपको लगाना है और कोशिश करना है, सभी प्रश्न लगाना है 100 में 100 और कोशिश करना है कि 80 प्लस क्वेश्चन सही करें। अगर अभी इस वीडियो में आप 80 प्लस क्वेश्चन सही कर देंगे तो समझिए कि आने वाले एग्जाम में आप आराम से 80 प्लस कर देंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपको मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है 22 जुलाई 2018। आपको पता होना चाहिए कि 2017 में 1717 वैकेंसी दरोगा का आया था और सेम सिलेबस था। ठीक, बीपीएसएससी आयोग ने ही भर्ती कराया था, सेम सिलेबस था। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था 11 मार्च 2018 को हुआ था और मेंस जो हुआ था 22 जुलाई 2018 को हुआ था। और उसी दिन जो क्वेश्चन पूछा हुआ था सभी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको भी साथ साथ करना है और ट्राई यही करना है आपको कि सभी क्वेश्चन लगाएं और कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी देख रहे हैं वीडियो सभी लोगों को बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया है। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सुनहरा चावल जिसे हम लोग बोलते हैं गोल्डन राइस, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो जो गोल्डन राइस है ये किस रोग के? तो जीरोफेथलीमिया रोग ऐसा है जिसमें ये बचाव में सहायक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जीरोफेथलीमिया रोग ये आंख का रोग है और ये आंख का रोग है और ये एक प्रकार का, देखिए आंख में जो भी रोग होते हैं वहाँ से कम विटामिन ए जरूर उससे आपको रिलेशन रखता है। तो विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग हो जाता है जो कि मुख्य इसी के कारण होता है। और विटामिन ए आपको पता है कि गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऐसे अगर बात किया जाए विटामिन ए का तो वो सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। ठीक, पपीता में भी विटामिन ए पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। पहले के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहले के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बेरी जो रोग होता है बेरी ये विटामिन बी के कारण होता है। तो ये आपको किस रोग के बचाव के लिए? तो ये जीरोफेथलीमिया है जो कि आँख का एक रोग है। ठीक, ये आँख के रोग होता है, इसके कारण ही। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये किससे था संबंधित, ये आपको बताना है। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत को बचाना है। ओजोन परत किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता था? तो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करता था, उसको छीड़ करता था। और ओजोन परत अगर ना रहे तो परावैंगनी किरण सूरज के डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ेगा और चर्म जैसे आपको चर्म रोग हो जाएंगे, आपको कैंसर जैसे चर्म रोग हो जाएंगे, आपको जेनेटिक्स प्रॉब्लम होने लगेगा, पेड़ पौधे को भी प्रॉब्लम होने लगेगा। तो इसी के चलते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको एक था और उसमें ये बचाव के लिए कि कैसे बचाया जाएगा ये ओजोन लेयर को। ठीक, ओजोन लेयर जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये याद रखिएगा। समताप मंडल में ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो O3 होता है। सड़े हुए मछली की तरह इसका गंध होता है। ठीक, याद रखिएगा। दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये जो हुआ था ये 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक, और 1989 से मीन्स की 1989 से फिर प्रभावी हो गया था। ये सब याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूरा आने का पूरा उम्मीद है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 आपको सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो जो जानकारी दे रहे हैं वो सब याद रखिएगा। टाइफाइड जिसे हम लोग मियादी बुखार कहते हैं, टाइफाइड फैलता है, किसके कारण फैलता है ये आपको बताना है। टाइफाइड किसके कारण फैलता है ये आपको बताना है, सोच कर बताइए। तो देखिए आप कहीं भी जाइएगा तो पानी का बदलाव हो जाता है, कहीं खराब पानी मिल जाता है तो शरीर में क्या हो जाता है? टाइफाइड रोग हो जाता है। टाइफाइड जो है ये पानी या खाद्य पदार्थों के कारण होता है। ठीक, खराब अगर मिल जाता है पानी या खाद्य पदार्थ इसके कारण होता है। तो 3 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है जो स्वच्छ जल में पाई जाती है? ये कौन सी मछलियाँ हैं? ठीक, तो स्वच्छ जल या मीठा जल ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछलियाँ है इसका नाम आपको बताना है, इसमें से कौन है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन दिया था ये ABCD ऐसे कर ऑप्शन दिया हुआ था। तो यहाँ पर ये मैं आपको बता दूँ, इसमें जो स्वच्छ जल में मछली पाई जाती थी ये रोहू और कतला, ये 2 मछली जो है ये स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछलियाँ है, ये याद रखिएगा। तो ए और बी ऑप्शन दिया रहेगा, ए और बी, तो आप लगा लीजिएगा ऐसे देकर ऑप्शन दिया था। ठीक, तो 4 के आंसर ए और बी दोनों होगा, ये स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, जो वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में स्थित है। वानिकी शोध और शिक्षा परिषद का एक संस्थान है, उससे ही रिलेटेड। ठीक, भारतीय वानिकी शोध और शिक्षा परिषद एक संस्थान है। ठीक, और ये जो इसका स्थापना जो हुआ था ये बहुत पुराना संस्थान है। 1906 एक और याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग का भी गठन 1906 में ही हुआ था। उससे पहले 1905 में आपको बंगाल का विभाजन हुआ था और उसमें 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें गर्म और नरम दल। तो इतिहास याद रखना है आपको। ठीक, ये सब जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड की राजधानी।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी पर्वत चोटी है जो भारत में स्थित है। ये सब आपको पता होना चाहिए, इसमें से एक बताना है। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं करते हैं तो आपको तुक्का या 50-50 आप ले सकते हैं, अगर क्वेश्चन ये नहीं याद है तो ठीक। ऐसे आप याद करिएगा। तो हम लोग बार बार न्यूज़ में पढ़ते हैं कि अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा क्या है, ये आपको नेपाल में पड़ता है, नेपाल में चोटी पड़ जाता है। फिर मकालू, ये आपको नेपाल और तिब्बत के आपको सेंटर पर पड़ जाता है, मिसकी आपको पड़ता है ना नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। फिर आता है कामोट, कामोट जो है ये चमोली उत्तराखंड में पड़ता है। कामोट कहाँ है, चमोली उत्तराखंड में। ये पूछ रहे भारत की चोटी, तो यही भारत की चोटी हो जाएगा। ममचा बरवा, ममचा बरवा भी है जो, ये भी ममचा नहीं, इसका नाम होता है नमचा बरवा, ठीक। ये दक्षिण पूर्व तिब्बत में पड़ता है, नमचा बरवा होता है, ममचा नहीं नमचा बरवा, ठीक। तो 6 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य का सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया। ये जापान में हुआ था। आपको कौन से शहर में, योकोहामा में। कब हुआ था, 1994 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य यहाँ पर मिले थे। ये किस लिए आखिर हुआ था, ये भी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। आप इसे लगाइए कि किस लिए हुआ था। ये प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। अब जब आपदा सबसे ज़्यादा जो सुनामी आता है ये जापान में भी आता है, ऐसे भी आप रिलेट कर देख सकते थे। तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से, इसे बचाव के लिए कैसे सभी विश्व एकजुट होकर बचाव करेंगे, इससे रिलेटेड 1994 में हुआ था। ये योकोहामा जापान के जो शहर है वहीं पर सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। आपदा, भूकंप, सुनामी, ये सबसे कैसे बचाव किया जा सकता है, अगर ये आता है तो सभी देश मिलकर कैसे बचाव कर सकते हैं। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत में नुनमती जो तेल शोधक कारखाना है ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो ये जो है नुनमती जो तेल शोधक कारखाना है ये असम के गुवाहाटी में पड़ता है। गुवाहाटी एक शहर है असम में, वहाँ पर पड़ता है। ये जो कारखाना है ये पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। और इसी स्थान पर IOC, इंडियन ऑयल कंपनी का पहला कारखाना भी बना था या स्थापित हुआ था। ये दोनों आप एक ही बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। असम में सबसे ज़्यादा चाय होता है और असम में जो 2-3 आप याद रखिएगा जगह का नाम। असम चाय सबसे प्रसिद्ध है, ठीक। लेकिन दार्जिलिंग जो है, ये दार्जिलिंग टी को GI टैग मिला है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि दार्जिलिंग कहाँ स्थित है, तो आप असम लगा सकते हैं। नहीं, असम में नहीं है। दार्जिलिंग जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। असम में काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, मानस, ये सब आपको पार्क भी है, नेशनल आपको टाइगर रिजर्व या पार्क आप बोल सकते हैं, ये सब स्थित है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था। जो गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, ये गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था, हुमायूं का पूरा जीवनी। तो ये किसके कहने पर लिखा गया था, तो ये अकबर ने कहा था, अकबर ने कहा था। तो ये हुमायूं की जीवनी लिखा गया था, हुमायूं नामा, याद रखिएगा। और इसमें आपको जो ये शासक थे, सबसे पहला शासक मुगल वंश का, ये आपको बाबर थे। 1500 आप याद रखिएगा, ये सब डेट आपको याद रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, वहीं अब मुगल वंश का नींव पड़ा था। और सबसे पहला जो हुआ था ये बाबर शासक हुए थे, और उसके बाद जो हुए थे हुमायूं हुए थे, उसके बाद अकबर हुए थे, ठीक। तो हुमायूं दूसरे शासक था और इसी के जीवनी लिखा गया है इनके द्वारा, ठीक। और ये भी याद रखिएगा कि अकबर जो है ये आपको हुमायूं का पुत्र है और जो गुलबदन बेगम है ये हुमायूं की बहन है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अकबर की ये बुआ है, आपको कौन, गुलबदन बेगम, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। सीरी शहर और सीरी दुर्ग, अब कुछ देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको अगर नहीं भी पढ़े हैं ना तो थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर सीरी शहर और सीरी दुर्ग अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो प्रशासन भी बहुत मजबूत था, ठीक। कैंटीन व्यवस्था लागू किया था, ठीक। ये भी याद रखिएगा, घोड़े के दागने, हुलिया पहचानने, ये सब व्यवस्था इसी ने लागू किया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी। और इसका कार्यकाल भी याद रखिएगा, हमें भी पूछ सकता है। 1296 से 1316 के बीच में इसका कार्यकाल था। लगभग 20 साल तक ये अपना शासन किया था, लेकिन 20 साल में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था। और भारत के सिकंदर भी इसे बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो इसने आपको अलाई दरवाजा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो पूछ सकता है, अलाई दरवाजा, 1000 खंभा वाला महल, इसने ही निर्माण कराया था। तो 10 के आंसर सी हो जाएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा जो है ना ये सासाराम में स्थित है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां के शासक थे। जो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो ये 1567 में किया था, तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो मुगल से देखिए डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वहाँ के शासक जो थे ये उदय सिंह थे, ठीक। उदय सिंह थे, ये याद रखिएगा। मुगल शासक के तीसरा जो आपको शासक थे, मुगल व्यवस्था में तीसरा शासक जो थे ये आपको अकबर थे। पहले आपको बाबर थे, दूसरे पर आपको हुमायूं थे और तीसरे पर अकबर थे। हुमायूं और अकबर के बीच में ही शेर शाह सूरी ने भी शासन किया था हुमायूं को हराकर, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट आप सी लगा लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि शेरशाह का मकबरा। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, शेरशाह के मकबरा जो है ये कहाँ, ये भी आप देखिए मुगल व्यवस्था पढ़िएगा तो उसी समय ये पढ़िएगा, लगातार 3 क्वेश्चन मुगल व्यवस्था से देखिए आया हुआ है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम जो है ये बिहार का एक जिला है, रोहतास जिला इसी का मुख्यालय पड़ता है, तो रोहतास की जगह लोग ज़्यादातर सासाराम सासाराम बोलते हैं। यहीं पर आइएगा तो शेरशाह का रौजा है, बहुत ही अच्छा है। वैसे हम सासाराम से ही बिलोंग करते हैं तो हम तो जाते रहते हैं। यहाँ पर 2 रौजा है, दोनों अगल बगल में है। ये एक सूखा रौजा बोला जाता है, एक पानी वाला रौजा बोला जाता है, ठीक। ये सूखा रौजा इधर पड़ता है, पानी वाला रौजा इधर। ये पानी वाला रौजा का ही बात किया जा रहा है क्योंकि इसी को देखरेख में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के देखरेख में है और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा जगह है, चारों तरफ से पानी है, बीच में रौजा में, इसके बीच में आपको महल टाइप के, आपको जैसे ताजमहल है उस टाइप के बना हुआ है। बहुत ही अच्छा दृश्य है, आपको कभी आकर घूमना चाहिए। सासाराम या आपको रोहतास जिला बिहार के ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला है, ये भी याद रखना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है। कथा सरित सागर जो है इसके लेखक कौन है, ठीक। तो इसके जो लेखक है ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये आपको प्राचीन से इसे जोड़ सकते हैं या विविध में लेखक से जोड़ सकते हैं। तो इसे सोमदेव से ये कथा सरित सागर के लेखक थे। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था। गुप्त काल में ये प्रथम गणितज्ञ इसे बोला जाता है, या खगोल शास्त्री, या महान खगोल शास्त्री भी इनको बोला जाता है। तो आप जीरो जिसने खोज किया, ये आप गाना भी सुने होंगे, जीरो दिया है भारत ने, तो ये आप याद रखिएगा, ये आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट जो थे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे, और पृथ्वी के आकार सर्वप्रथम इसने ही बताया था, पृथ्वी के आकार जो बताए थे इन्हीं द्वारा। और इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ भी है 10 गीतिका। 10 गीतिका है, याद रखिएगा, 10 गतिका या 10 गीतिका बोला जाता है उसे, दोनों बोल सकते हैं। और एक और है आर्यभट्टीय और तंत्र, ये जो बुक है इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक। तो ये सब याद रखिएगा, ये मैथ के भी और गणित और आपको खगोल शास्त्री और भी सब्जेक्ट के बहुत बड़े विद्वान थे। 14 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन से जैनों के 23वें तीर्थंकर है। प्रीलिम्स में भी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा था, ये इस बार के प्रीलिम्स में, दरोगा के इस बार के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, ठीक। और याद देखिए पिछले साल का मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस की 2017 वाला वैकेंसी का ये मेंस का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो मेंस में भी देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ से याद रखिएगा जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और 23वां, 24वां, ये 5 जो तीर्थंकर है ये आपको रट्टा मार लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि 23वें जो तीर्थंकर थे ये पार्श्वनाथ है। कौन है, पार्श्वनाथ है, ये याद रखिएगा। पहले जो हो जाएंगे ये भी याद रखना चाहिए, ऋषभदेव हो जाएंगे, पहले ऋषभदेव हो जाएंगे, फिर महावीर जो हो जाएंगे ये लास्ट हो जाएंगे, आपको 24वें तीर्थंकर हो जाएंगे, ठीक। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। तो 15 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार शब्द प्रयोग किया। भारत को राष्ट्रभाषा के रूप में ये स्वीकार करने के लिए पहली बार शब्द प्रयोग किया गया था। यहाँ पर देखिए हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार और पहला स्वराज्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रपिता स्वीकार और पहला स्वराज्य शब्द, यहाँ पर स्वराज छूट गया है, शब्द का प्रयोग किया था, ये होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये जो थे ये दयानंद सरस्वती धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के समर्थक थे, और इन्होंने ही 1863 में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आगरा में इन्होंने पखंड खांडनी पताका फहराई थी, और 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। तो पूछ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में, इस बार हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है। और इन्होंने हिंदी संस्कृत भाषा का प्रचार पुरजोर तरीका से किया था, और भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में बोला था कि हिंदी ही होना चाहिए, ठीक। और स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का भी उपयोग किया था, जिसकी स्वराज्य, खुद से हम लोग अपना राज्य करेंगे, स्वराज्य, ठीक। ये याद रखिएगा। एक पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा, 1874 में प्रकाशित हुआ था, सत्यार्थ प्रकाश इनके द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है दयानंद सरस्वती जी से या स्वामी विवेकानंद से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रथम भारतीय जब दे दिया तो यहाँ पर डायरेक्ट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जो भारत की पहली राज्यपाल बनी थी यूपी की, ठीक। ये कौन थी, तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। 17 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर पूछे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी, ये याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस जो है ये 40वां अधिवेशन हुआ था, कब, 1925 में, और इसके पहले ही एक हुआ था, कौन, तो 39वां अधिवेशन हुआ था। वो किसने किया था, तो बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक के बेलगांव में। वो पहला ऐसा अधिवेशन है जो कि महात्मा गांधी किए थे। तो महात्मा गांधी के बाद कौन, तो सरोजनी नायडू, जिसे भारत के कोकिला भी बोला जाता था। सरोजनी नायडू जो है ऑलवेज देखिएगा महात्मा गांधी जी के साथ, आप उनका पिक देख सकते हैं, इनको घूमते देख सकते हैं या विचार विमर्श करते देख सकते हैं। तो दोनों को डायरेक्ट आप याद कर लीजिए कि 24वां कौन किए थे, तो महात्मा गांधी, और उन्हीं के शिष्य एक थी, कौन, सरोजनी नायडू, वो आपको 40वां की थी। तो 39वां 40वां दोनों याद रखिएगा, 1924 और 25, ठीक। तो यहाँ पर सरोजनी नायडू हो जाएगा। मैं ट्रिकली आपको बता रहा हूँ, बस ये आप आराम से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया।
जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे ये सर की उपाधि लौटा दिए थे। आखिर क्यों लौटा दिए थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए सर की उपाधि लौटाने में मुख्य जो काम होता है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड इसमें मुख्य भूमिका निभाया। क्यों जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट इससे पहले आया था, उसी के विरोध में जलियांवाला बाग में कुछ लोग जमा हुए थे, क्योंकि उसके चलते कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के लिए वैशाख पूर्णिमा का दिन था। अब जब जमा हुए थे जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाया, इसी को आपको विरोध करने के लिए ये अपना सर की उपाधि लौटा दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये अपना सर की उपाधि लौटा दिया, ये याद रखिएगा। तो ये भी हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 101 साल होने वाला हम इसके हो चुका है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ये आप 2020 चल रहा है तो 101 साल हो चुका है, तो ये सब आप याद रखिएगा। तो ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, और नाइटहुड मिलने पर ही सर लगाया जाता था। जो नाइटहुड, देखिए दो क्वेश्चन बन सकता है, किसने नाइटहुड की उपाधि खत्म कर दिया, मतलब अपना लौटा दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने सर की, क्योंकि नाइटहुड मींस की सर की उपाधि दोनों एक साथ ही मिलता था, तो ये दोनों याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को ही सबसे पहले गीतांजलि के लिए भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, तो ये सब भी याद रखिएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने। जो 1937 का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको कितने प्रांतों में बना था, तो ये 8 प्रांतों में बना था। कितने, 8 प्रांतों में बना था 1900 चुनाव जो हुए थे 37 में। ठीक, ये उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन प्रांतों का चुनाव होता था, ये याद रखिएगा। मुख्यतः देखिएगा मद्रास में बना था, बिहार में बना था, उड़ीसा, मध्य प्रांत जो यूपी वाला क्षेत्र है, संयुक्त प्रांत, बम्बई, असम, पश्चिमी प्रांत जो कि आपको गिलगिट बल्तिस्तान उधर वाला क्षेत्र हो जाता है, पाकिस्तान उस्तान, क्योंकि उस समय तो अलग हुआ नहीं था। तो ये सब जो मुख्य जो थे 8 थे, यहाँ पर बना था कांग्रेस मंत्रिमंडल। तो 19 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, देखिए क्वेश्चन आ गया 1906 से दो क्वेश्चन पूछा है मुख्य परीक्षा से। मुख्य परीक्षा में 1906 से अगर डेट वाइज देखा जाए तो दो, तो 1906 में हुआ था भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, याद रखिएगा। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था कि आपको स्वदेशी आंदोलन हुए थे, तो स्वदेशी आंदोलन हुए थे, और उस जो बंगाल का विभाजन हुआ था ये सांप्रदायिक फुट डालने के लिए ही अंग्रेजों ने किया था। बोल तो रहे थे कि प्रशासन के चलते हम कर रहे हैं, इतना बड़ा सूबा है तो 2 भागों में बांट दिया जाएगा तो अच्छे तरीके से प्रशासन चलाया जाएगा, लेकिन असल उनका था कि हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया जाए। ठीक, और ये आगे जाकर साफ दिखाई भी दिया। तो अक्टूबर 1906 में आंगा खां तृतीय के नेतृत्व में मुसलमानों ने एक शिष्टमंडल शिमला में आया और लॉर्ड मिंटो से मिले। ठीक, और ये मिंटो ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि सांप्रदायिक रूप में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार और हितों की रक्षा की जाएगी, और यही गतिविधि पृष्ठभूमि जो है यही मुख्यतः इसमें भूमिका निभाया। और आगे जाके 1909 में भी अधिवेशन आया था, आपको पता होना चाहिए, वो भी सांप्रदायिक पर ही, अब 1919 वाला भी सांप्रदायिक था, ये सब बढ़ाते धीरे धीरे गया। ठीक, तो बीएस के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। जो प्रार्थना समाज था इसके संस्थापक कौन थे, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। देखिए कुछ संस्थापक से आप याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि संस्थापक से क्वेश्चन आता ही आता है, वैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये सब। तो ये थे महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक, ये याद रखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गांधी जी का दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुआ। गांधी जी की जो दांडी यात्रा है इसका प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष में हुआ, ये आपको बताना है। ठीक, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 के आंसर देखिए, 22 के आंसर लगाइएगा तो ये 12 मार्च 1930 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 22 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ये जो शुरू किए थे दांडी यात्रा, इसमें नमक बनाकर, जो नमक क्या होता था ना, पहले नमक पर अंग्रेजों का एक अधिकार था, वो टैक्स असूला करते थे, पानी हमारा, ज़मीन हमारा, और वो लोग टैक्स असूला करते थे नमक पर। तो इसी को तोड़ने के लिए ये नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था। और ये 12 मार्च 1930 को कितने अनुयायी के साथ, तो 78 अनुयायी, याद रखिएगा। ये जब शुरुआत किए थे तो 78 अनुयायी इनके साथ थे, मिस्किन के समर्थन में थे, ये आपको याद करना चाहिए। ठीक, और कितने मील चले थे, तो कहीं कहीं 241 मील देता है, जो कि आपको यही आंसर माना भी जाता है। 241 मील चले थे। 6 अप्रैल 1930 को ये पहुँचे थे वहाँ पर, और ये 5 अप्रैल 1930 को 241 मील पैदल यात्रा कर पहुँच चुके थे, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को ये मुट्ठी में नमक उठाए और फिर उसे मिस के पानी ऐसे उठाकर मुट्ठी में नमक बनाए और फिर ये तोड़ दिए प्रथा को। ठीक, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 78 अनुयायी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ देता है कितने अनुयायी के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो भारत में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ रहा है वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार। जनगणना याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 50 क्वेश्चन मैं करा दूंगा जनगणना से आपको अलग वीडियो में, वहाँ से क्वेश्चन अनुमान लगा सकते हैं, 2 क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर सबसे जो कम है ये अरुणाचल प्रदेश का है।
जो सबसे कम है जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर जो स्क्वायर है, मीन्स की 1 किलोमीटर लंबाई 8 किलोमीटर चौड़ाई के जो क्षेत्रफल है उसमें कितने लोग रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। तो ये सबसे जो कम है ये अरुणाचल प्रदेश का है, और सबसे ज़्यादा जो है ये जनसंख्या घनत्व वो बिहार का है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल आता है। 2011 से पहले पश्चिम बंगाल 2001 में या उससे पहले आ जाता था, लेकिन फिर बिहार हो गया अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 के अकॉर्डिंग। फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, उत्तर प्रदेश, ऐसे जो राज्य है इनका जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है, और सबसे कम जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश का है। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है, मीन्स की पैसा। ठीक, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये सबसे पहले ये आपको होना चाहिए पता कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो IMF, ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। ठीक, और ये जो है इसका अगर पूछता है कि ये किस समझौते के अकॉर्डिंग बनाया गया था, तो ब्रिटेन वुड्स समझौता जो हुआ था 1944 में, इसके तहत ये बनाया गया था, ये याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ देता है। इस संगठन के ये जो संगठन बनाया गया था ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनिमय दर को स्थिर करने के लिए बनाया गया था, एक देश से दूसरे देश में, ये याद रखिएगा। इसका जो बनाया गया था ये USA में बनाया गया था, न्यू हैम्पशायर में। ठीक, तो ये 24 के आंसर जो हो जाएगा इसमें पूछ सकता है। ये पूछ रहा है कि ये किसका है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है, इसकी पैसा इसमें किसके द्वारा दिया जाता है, तो जो इसके सदस्य देश होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो 24 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 से देखिए कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या कहलाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आता है। जब बेरोजगारी भी बढ़ जाए और मुद्रास्फीति भी बढ़ जाए, ये दोनों को मिला लिया जाएगा तो क्या बोला जाएगा, तो स्टैगफ्लेशन बोला जाएगा, स्टैगफ्लेशन इसको बोला जाता है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम किया जाए। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, अगर बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव है ये कम हो जाएगा यदि क्या करने पर। ठीक, ये याद रखिएगा, बैंक दर जो है ये कम हो जाएगा। जैसे कि RBI जो अलग अलग बैंकों को जिस रेट पर देता है, ठीक, दर देता है, मीन्स कि इस रेट पर 4 रुपये या मान लीजिए कि सैकड़े पर दे दिया पैसा, अलग अलग बैंकों को देता है। ठीक, ये RBI डायरेक्ट किसी इंसान आदमी को नहीं देता है। जैसे कि मान लीजिए हमको पैसा चाहिए तो हम RBI के पास जाएंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, वो पहले बैंक को देता है अलग अलग, जैसे SBI, PNB, अलग अलग जो बैंक है वहाँ से फिर जाकर हम लोन ले सकते हैं। तो वो बैंकों का बैंक इसीलिए बोला जाता है। तो इसमें जो हो जाएगा CRR कम कर दिया जाए तो ये बैंक दर बढ़ाने का प्रभाव भी खत्म ही हो जाता है। ठीक, मतलब कम हो जाएगा। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है। महारत्न कंपनी पूछ रहा है किसमें से नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से महारत्न नहीं है ये आपको बताना है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये BSNL जो हो जाएगा ये महारत्न नहीं है। ठीक, महारत्न कंपनी होने के लिए आवश्यक कुछ आपको शर्तें हैं, जैसे कि पहले तो नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। ठीक, और इसमें जो सेबी है, सेबी में उसका नामांकन भी होना चाहिए जो भी है, और 25,000 करोड़ जो है इसके पिछले 3 साल में आपको औसतन सालाना व्यापार होना चाहिए 25,000 करोड़, ये याद रखिएगा। ठीक, तो ये सब जो है मुख्यतः ये आपको है। जैसे उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय मुख्यतः 8 जो थे महारत्न थे, जैसे में अभी भी है ONGC, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, स्टील मिस की जिसे हम लोग सेल भेल ये सब जो होता है ना ये सब हो जाएगा। ठीक, NTPC हो जाएगा, BPCL हो जाएगा, गेल हो जाएगा, ये सब महारत्न में आते हैं, जैसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा नहीं है, तो BSNL नहीं होगा। 27 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचांक के संबंध में कौन गलत है। बहुआयामी जो गरीबी सूचांक निकाला जाता है इसमें सबसे गलत कौन है ये आपको बताना है, इसमें से कौन गलत है। UNDP ये सब निकालता है। ठीक, तो ये जो है इसमें गलत ये आपको बताना है। तो 28 का आप देखिए पूरा देख लीजिए, मैं आपके आंसर इसमें बता देता हूँ। ठीक, तो इसमें जो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, प्रत्येक प्राचलन को समान भार दिया गया है, ये गलत है। प्रत्येक को समान भार नहीं दिया गया है, अलग अलग दिया है। जैसे कि जीवन स्तर को 6 दिया है, शिक्षा को 2 दिया है, स्वास्थ्य को 2 दिया है, ऐसे कर कर अलग अलग के लिए अलग अलग दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्वेश्चन ये कर लेना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे। जो भारतीय नियोजन है इकोनॉमिक्स से देता है, भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे ये आपको बताना है। तो भारतीय नियोजन के जो वस्तुकार थे इनका नाम आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन रिपीट करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्हें कहा जाता है भारतीय नियोजन या पंचवर्षीय योजना या भारतीय नियोजन के कहा जाता है, क्या वस्तुकार कहा जाता है। देखिए 1938 का अपडेट याद रखिएगा। 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता और संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यहीं आगे इसलिए इसे बोला जाता है कि इनके आपको वस्तुकार कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे उस समय इसके। ठीक, ये जो समिति अलग अलग रिपोर्ट भी दिया था।
क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से पहचान करें कि जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इसमें से पहचान करना है कि रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य नहीं है, कौन सा काम है जो कि रिजर्व बैंक नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये इसमें से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि जनता द्वारा प्राप्त जमाओं को ब्याज देना, ये इनका काम नहीं है, क्योंकि जनता डायरेक्ट जाकर आरबीआई में नहीं पैसा जमा करते, अलग अलग बैंक में जमा करते। ये बैंकों का बैंक है, ये नहीं कि सबका ये बैंक है, ठीक। और ये भी याद रखिएगा जो आरबीआई बना था, रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था, ये 1934 के अधिनियम एक आया था, उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपया सबसे पहले इसमें था, 5 करोड़ रुपए के पूंजी द्वारा इसको किया गया था। राष्ट्रीयकरण भी पूछ सकता है, तो ये 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। जैसे इसका मुख्य कार्य में भी आप गिना सकते हैं कि नोट निकालना, जो नोट होता है ना, आरबीआई का ही गवर्नर का साइन होता है। अगर 1 रुपया का सिक्का को छोड़ दिया जाए या 1 रुपये का नोट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस पर सचिव का होता है वित्त आयोग के। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये मुख्यतः नोट निकालना काम होता है, सरकार के बैंकर का काम करना, मीन्स कि सरकार जो है उसके बैंक के तौर पर काम करना, क्योंकि सरकार जब पैसा लेने जाता है तो आरबीआई से लेने जाता है, फिर बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक। विनिमय दर को स्थिर रखता है, ठीक। ये सब, ये जो मुख्यतः काम है, ये साख को नियंत्रण करना है, ये आरबीआई का ही काम है, ठीक। तो ये सब याद रखिएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। जो तिलहन उत्पादन किसके, कौन क्रांति के द्वारा, जैसे कि आपको मत्स्य क्रांति जो हुआ था मछली के लिए, जैसे कि आपको बोला जाता है नीली क्रांति, ठीक। पीली क्रांति से ही पता चलेगा आपको क्या पीली क्रांति से क्या हुआ था, तो आपको तिलहन उत्पादन ज़्यादा हुआ था, ठीक। ये याद रखिएगा। ये लगभग 1986 में आया था, ठीक। अब हरित क्रांति में आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा था, सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन हुआ था, गेहूं, चावल, इसकी धान, ये सब पर, ठीक। नेगेटिव प्रभाव हो गया था हरित क्रांति का, वहीं आपको तेलहन वाला पर, इसलिए बाद में पीली क्रांति आया, तेलहन दलहन पर नेगेटिव इसका प्रभाव चल गया था। श्वेत क्रांति जो हुआ था दूध उत्पादन के लिए हुआ था, श्वेत क्रांति। ये सब नीली आपको मत्स्य मछली उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति जो उर्वरक है इसका उत्पादन, ये सब याद रखना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, जहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे मस्त होगा, वहाँ ऑब्वियसली सी बात है कि शिशु मृत्यु दर भी बहुत कम होगा। तो ये वहाँ वो ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको आराम से कोई भी ये क्वेश्चन लगा सकता है, क्योंकि इसमें अगर ऑप्शन छाटना हो तो आराम से आप लगा लीजिएगा केरल के, क्योंकि वहाँ पर लिंगानुपात भी सही है, ठीक। लिंगानुपात में इसके प्रत्येक 1000 पर लड़कियों की संख्या देखा जाता है। वहाँ पर साक्षरता दर भी सही है, और कोस्टल वाला है, यहाँ पर देखिए कोस्टल वाला ये यहाँ पर राज्य पड़ता है केरल, ये सब याद रखिएगा। तो इसमें शिशु मृत्यु दर भी कम है, ठीक। यहाँ से तो डॉक्टर और नर्स बाहर के जाते हैं, बाहर देश में जाते हैं कमाने के लिए, तो 32 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, ठीक, इसका आपका मुख्यालय पूछ रहा है, ये कहाँ पर है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ये आपको पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आराम से लगाइएगा, जिनेवा में। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक। ये सब दावोस, ये भी, तो ये आपको 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1995 को हुआ था, ठीक है। विश्व व्यापार के नियमन के लिए ये बनाया गया था, और इसे देखिए एक औपचारिक संगठन के रूप में इसे गैट का स्थान ले लिया, ये बाद में गैट का स्थान लिया। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, ठीक है। ये गैट का स्थान ले लिया था, WTO बाद में कहे जाने लगा, पहले इसे गैट बोला जाता था, लेकिन 1995 के बाद ये WTO बोले जाने लगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा, सी हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है कि त्रिभुजों की कुल संख्या कितना है, तो ये आपको बताना है, ये आप लगाइएगा, आराम से वीडियो रोक कर बनाइएगा। मैं इसमें आंसर बता देता हूँ कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम जो होता है वहीं आपको देना चाहिए, लेकिन एक बार आपको काउंट कर लेना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 28 है, देख लीजिएगा इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया। पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था, जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, जब पूर्णतः लागू हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्य का कोई पाठ नहीं थे, लेकिन 4A जोड़ा गया। 4A जो है ये जोड़ा गया, और इसे जोड़कर आर्टिकल 51 के क जोड़ा गया, और वहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य अभी हैं, पहले 10 थे, अब 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक। तो ये मौलिक कर्तव्य वाला, मौलिक कर्तव्य का जो पाठ लिया गया है ये USSR के संविधान से लिया गया है। USSR पहले ये कहा जाता था पूर्व सोवियत संघ, अब रूस कहलाता है, ठीक। ये सब याद रखिएगा। और ये स्वर्ण सी समिति जो है इन्होंने ये सिफारिश किया था। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए इसमें से कुछ भाग और भी याद रख लीजिएगा, जैसे कि पूछ देगा कि भाग 3 क्या है, तो ये मौलिक अधिकार है जिस संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। भाग 4 क्या है, तो इसमें राज्य के नीति निश्चित तत्व है, और इसी का एक उपभाग बनाया, इसके 4A बनाया गया, और इसमें आपको मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक। भाग 2 जो है ये संविधान के, इसमें सिटीजनशिप में इसकी नागरिकता के बारे में है। भाग 1 जो है इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन किसका विचारक है। जो राज्य है ये पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये उक्त कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो ये जो है ये हेगेल का है, हेगेल का पढ़िएगा सिद्धांत,
शासन व्यवस्था में, तो ये आता है। ठीक, हेगल का 11 12 का एनसीईआरटी पढ़िएगा तभी ये आप जान पाइएगा। 36 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 जो है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे बाद में प्रस्तावना भी कहा गया, ये किसके द्वारा? तो ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक, ये सब आपको याद रहना चाहिए। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर तीनों डेट याद रखना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहला बार जो अस्थायी रूप से अध्यक्षता किए थे, जिस सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की अध्यक्षता किए थे। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, अस्थायी रूप से उन्हें चुन लिया गया और वो अध्यक्षता किए थे। फिर उसके 2 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ठीक, ये सब जो जरूरी है बात, ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत भी कर लिया गया था, जो पढ़ उड़ कर लोग स्वीकृत के लिए से। इसे अभी हम आम तौर पर प्रस्तावना बोलते हैं। जैसे लिखा है हम भारत के लोग भारत को, जैसे ये पूरा प्रस्तावना आप जब पढ़िएगा तो पूरा शासन का बागडोर भारत के लोगों को ही हाथ में दिया गया है। हम भारत के लोग से शुरुआत होता है, तो इसमें पूरा डेट उट बताया हुआ है। कभी इस पर मैं एक वीडियो छोटा सा बनाऊंगा 5 मिनट का, जितना क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष हुई? स्वाधीनता, देखिए यहाँ स्वाधीनता आंदोलन जब चल रहा था उस समय दौरान जो पूर्ण स्वराज के सबसे पहले जो आपको घोषणा हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन 2 2 3 3 बनता है। और ये तो डेट याद ही रखिए, 1920 से लेके आपको 1947 के बीच में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है। ठीक, 1920 नहीं, माफ कीजिएगा 1917 या 1915 आप बोल सकते हैं, जब महात्मा गांधी आए थे तो दक्षिण अफ्रीका से लौटकर। क्योंकि उसके बाद जितना क्वेश्चन बनता है, बहुत काफ़ी क्वेश्चन बनता है, तो वो जरूर याद रखिएगा। उस बीच में जितना भी आपको हुआ है क्वेश्चन बन सकता है, उतना याद कर लीजिएगा। ठीक, सबसे पहले जो पूर्ण स्वराज की घोषणा की मांग किया गया था, यह कांग्रेस द्वारा किया गया था 1929 के जो लाहौर अधिवेशन, माफ कीजिएगा 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था, इसलिए हम लाहौर अधिवेशन उसे बोले, तो ये हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता किसने किया था? तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय बता रहे थे जवाहरलाल नेहरू थे, अभी तो 47 के बाद ही ना बने प्रधानमंत्री प्रथम, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिया। ठीक, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिया। और सबसे पहले ये जो मनाया गया था, ये आपको 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। वैसे आप याद रखिएगा 1929 में ये पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था। ठीक, तो 38 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, पर संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे इनके बारे में क्वेश्चन पूछ देता है। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो समझिए कि वो अस्थायी तौर पर पूछ रहा है, जो कि 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि संविधान सभा में सबसे वही आपको सीनियर थे, इसलिए बनाया गया। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया सर्व समिति से। और इसके अगर पूछे कि इसका सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो BN राव थे। ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब याद रखिएगा। ये बिहार के ही थे, सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार के थे, राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के ही थे, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया किस अधिनियम द्वारा? तो इसकी शुरुआत जब हुआ था बंगाल के, अब जब विभाजन हुआ उसके बाद ही एक अधिनियम भी लाया अंग्रेजों ने, फुट डालो शासन करो की नींव की अब अच्छे तरीके से डाल चुके थे। वो तो 1857 के क्रांति के बीच बाद ही जब देखे थे कि हिंदू मुसलमान सभी लोग एक साथ जुट होकर लोगों को अंग्रेजों को भगाने के चक्कर में लगे हैं, यहाँ से लड़े थे आंदोलन। कहाँ? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जहाँ की सिर्फ चांदनी चौक में उसका शासन सिमट कर रह गया था। लेकिन मंगल पांडे वाला जो विद्रोह हुआ, वहाँ पर मेरठ के जो विद्रोही हैं वहाँ पर पहुँच कर उन्हें अपना इसकी राजा घोषित कर दिए। तब जाकर फिर आपको अंग्रेज समझे कि नहीं, इनको बीच में फुट डालना जरूरी है, और वहीं फुट डालने के लिए आपको ये नीति बहुत से ऐसे बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला जो नीति है वही 1909 का नीति आता है, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया कि मुसलमान के लिए अलग होगा, हिंदू के लिए अलग होगा, पारसी के लिए अलग, मिस का अलग अलग, ये शुरुआत किया गया था इसमें। ठीक, तो इसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1909, ये याद रखिएगा। और इसे एक नाम और भी याद रखिएगा, इसका नाम है मार्लो और मिंटो, मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो जो थे उस समय भारत के सचिव थे, और वायसराय जो थे ये मिंटो थे, इसलिए दोनों को जोड़कर कहा जाता है मार्लो मिंटो ये। और फुट डालो और राज करो का शासन का पद्धति यहीं से स्टार्ट होता है अंग्रेजों द्वारा। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से क्या भारत के नागरिकों को बनने के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए यहाँ पर यह पूछ रहा है, निम्नलिखित में क्या भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? अगर भारत के नागरिक कोई बनना चाहते हैं तो इसमें से क्या आवश्यक नहीं है? तो भारत के नागरिक बनने के लिए बहुत से प्रावधान संविधान में किए गए हैं। सिटीजनशिप में जो अभी CAA आया, तो उसके बारे में भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपको, यहाँ से आ सकता है। तो देखिए, जो आपको यहाँ के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं उसमें जन्म से, एक तो जन्म यहाँ पर हुआ तो एक वंशानुक्रम, जैसे कि मेरा वंश यहाँ पर था तो मैं विदेश में था, लेकिन मेरा पिताजी या मेरा दादा यहाँ पर थे, एक पंजीकरण करा करके हम यहाँ पर पंजीकरण करा लिया, रजिस्ट्रेशन। फिर एक देशीकरण में इसकी पूरा मान लीजिए कि एक देशीकरण कर करके एक क्षेत्र है वहाँ पर भारत का कब्जा हो गया, तो पूरा वो अब हो गया भारत का, तो भारत को नागरिक हो गए। एक भूमि अर्जन, ये दोनों मतलब देशीकरण में इसकी
खुद यहाँ के थे, और भूमि अर्जन में इसकी भूमि अगर कहीं से ले लिए, अर्जन कर लिए, तो वहाँ के भी लोग यहाँ के हो गए। तो ऐसे करके नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ जानने वाली बात यह है कि इसमें से कौन से नहीं प्राप्त किया जाता है। तो ये आपको देखिए, ये विदेशीकरण, जन्म, वंशानुक्रम, अधिकृत संपत्ति, संपत्ति नहीं यहाँ पर, अधिकृत में इसकी कोई संपत्ति भारत सरकार किसी का नहीं लेता है। अगर वो अब अधिग्रहण किया या अब वो ऐसा जमीन पुरा लिया, कोई क्षेत्र लिया, भूमि अर्जन किया, तब जाकर हो सकता है ये, ठीक। और ये सब जो दिया हुआ है आर्टिकल आपको 5 से लेकर 11 तक जो है भारत के जो संविधान के भाग 2 में है, इसमें प्रावधान किया गया है। तो यहाँ से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं अपना त्यागपत्र किसे, तो ये उपाध्यक्ष को, ठीक, उपाध्यक्ष को, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं वैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं, वैसे लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देते हैं अपना त्यागपत्र। ये सब याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 के भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका, अब तो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन उस समय का क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें पंजाब आंसर होता, लेकिन अब दोनों हो जाएगा। दोनों में आपको नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी अब जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित राज्य लद्दाख बना दिया गया है, और यहाँ से ये खत्म हो चुका है, क्योंकि ये केंद्र शासित राज्य बन गया है, और विधान परिषद वाला प्रावधान तो यहाँ से खत्म ही हो जाना चाहिए, ठीक। तो ये आपको याद रखिएगा। तो उस समय जो आंसर होता है ये आपको सी होता है, क्योंकि ये तो बाद में किया गया ना, पिछले साल किया गया, ठीक। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन का मतलब द्विसदनीय व्यवस्थापिका के मतलब कि विधानमंडल में 2 भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक। तो विधान परिषद तो हर विधान परिषद जो है कुछ ही राज्य में है, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में है। तो वहीं द्विसदनीय पूछ रहा है कि जहाँ विधानसभा भी है, विधान परिषद भी, जैसे कि बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, पहले जम्मू कश्मीर में था, भी यूपी में, ऐसे कर जो महाराष्ट्र में, यहाँ पर 2-2 सदन है, 2-2 सदन है, इसलिए यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब याद रखें कि कौन भारतीय नागरिकों के लिए है और कौन कौन पूरे मतलब के लिए, सबके लिए है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें आप देखिएगा, तो सबसे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा, ये 44 का आंसर हो जाएगा ए। कौन कौन, 15, 16, 19 और 29। इसे पढ़कर देखिए। 15 में क्या है कि धर्म जो है, धर्म के नाम पर, धर्म मूल के नाम पर, वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के, ये इसके जन्म स्थान पर, नाम पर नहीं, जन्म स्थान जहाँ आपका हुआ है, उसे धर्म, वंश, जाति ये सब नहीं देखा जाएगा, इसके आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, ठीक। फिर 16 में क्या है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है, कुछ छूट भी दिया जाता है, 15-16 में छूट भी दिया जाता है, अलग अलग प्रावधान कर। फिर 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता है, ठीक, वाक स्वतंत्रता पर भी कुछ लिमिट लगाया गया है। और 29 में क्या, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संरक्षण की व्यवस्था करता है। तो ये जो है, ये आपको केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया है, ठीक। ये सब याद रखिएगा। तो 44 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सत्य कथन चुनिए। इसमें से सत्य कथन बताना है। तो राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये तो सरासर गलत है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, और 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत करता है, ये आपको लोकसभा में करता है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। ये दे रहा है कि प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ रहा है, ये भी सरासर गलत है, ठीक, ये भी सरासर गलत है। इसमें से सत्य बताना है आपको। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, कभी नहीं भंग किया जा सकता, ये याद रखिएगा, स्थायी सदन है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 मनोनीत करते हैं अंग्ल, देखिए ये सही है, डी सही है, यहाँ पर आप देखिएगा डी सही है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 है कि सत्य कथन चुनिए। इसमें भी सत्य कथन आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें भी सत्य कथन चुनना है। तो ये बताइए कि इसमें से कौन सा सत्य कथन है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बात सही है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 315, ठीक। ये वित्त आयोग एक संवैधानिक, आर्टिकल 215 नहीं, माफ कीजिएगा, वित्त आयोग के बारे में है। आर्टिकल 280 याद रखिएगा, आर्टिकल 280 में है। यूपीएससी के बारे में बात करने लगे थे। आर्टिकल 280 जो है ये वित्त आयोग के प्रावधान करता है, ठीक। हर एक 5 साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ये सब याद रखिएगा। एनके से जो है ये 15वां वित्त आयोग जो है, जो 2020 से स्टार्ट होगा, इनके अध्यक्ष हैं। तो पूछ सकता है 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये याद रखिएगा। इसमें से यही सत्य हो जाएगा। बाकी ये सब देखिए, वित्त आयोग संसद नियुक्त करती है, गलत है। वित्त आयोग यहाँ पर तो कुछ है ही, हर 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग नहीं, हर 6 नहीं, हर 5 वर्ष के बाद, ये सब याद रखिएगा। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य जो है। क्वेश्चन नंबर 47 की राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। गणपूर्ति में इसकी कोरम होता है, गणपूर्ति कोरम में इसके कितने सदस्य आएंगे तो राज्यसभा चलेगा, मीन्स उस दिन का कार्यवाही चलेगा। तो ये गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, ये आपको पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 110 होता है, मीन्स की एक 10वां भाग होता है किसी भी संख्या का, तो अब 10वां भाग निकाल लीजिए। तो राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम संख्या 250 हो सकता है, तो इसका 10वां भाग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 250 में 10 से भाग कर दीजिए, इसका 10वां भाग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ए हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता। इसमें से कौन सा कारक है जो अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये आपको बताना है। तो एनीथैल्पी में परिवर्तन कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, ये याद रखिएगा। बाकी तापमान उत्प्रेरक का तो इसलिए उत्प्रेरक डाला जाता है कि और भी ज़्यादा तेजी से को करे अभिक्रिया। सांद्रण, तापमान, ये सब प्रभाव डालता है, लेकिन एनीथैल्पी में परिवर्तन नहीं डालता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है।
कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है, ये आपको बताना है, सोच लीजिए। तो कार्बन नैनो फ्लोरेंस संरचनात्मक परिवार के सदस्य हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा कहाँ, इसमें आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस, सी हो जाएगा, ठीक। ये आंसर हो जाएगा सी। चलो आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं मिलाया जाता है, ये बताना है, ठीक। तो वो कौन सा मिश्र धातु है जिसमें जिंक नहीं होता है, तो वो बेल धातु है। बेल धातु जो है ये तांबा और टीन का एक मिश्र धातु है, ठीक। तांबा और टीन का, इसमें जिंक नहीं मिलाया जाता है। बाकी पीतल तांबा और जास्ता से बनता है, जर्मन सिल्वर तांबा जास्ता और निकल से बनता है, और गन मेंटल जो है ये तांबा टीन और जास्ता से बनता है। तो ये आपको याद रखिएगा, बेल धातु में नहीं मिलाया जाता है। 50 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर जो होता है ये किसके कारण होता है, तो ये आपको बताना है किसके कारण होता है। तो ये होता है एस्बेस्टस के कारण, एस्बेस्टस के जो कारण होता है ये फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर हो जाता है, ठीक। 51 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि संसद के प्राक्कलन समिति है, संसद की जो प्राक्कलन समिति है ये कैसा समिति है, और इसमें अगर पूछ सकते सदस्यों की संख्या भी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें सदस्य की संख्या कौन होते हैं, कौन से आपको लोकसभा से होते हैं कि राज्यसभा से होते हैं, तो ये जो है ये एक अस्थायी समिति बनाया गया है, प्राक्कलन समिति, ठीक है। ये याद रखिएगा, कई की रिपोर्ट का भी जांच करता है प्राक्कलन समिति। अब यहाँ पर जो प्राक्कलन समिति बनाया गया है अस्थायी जो है, इसमें सभी सदस्य जो हो जाएंगे ये आपको 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये सबसे बड़ा समिति है, 30 लोकसभा के सदस्य इसमें होते हैं, ठीक। और इस समिति का जो गठन किया गया था ये वित्त मंत्री जॉन मथाई, जो प्रथम हमारे वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनके सिफारिश पर 1950 में किया गया था। तो 52 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा गलत है। देखिए वित्त आयोग से दो क्वेश्चन हो गया। वित्त आयोग से पिछला भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि वित्त आयोग के कथन में कौन, इसमें से सत्य कथन चुनिए, तो वित्त आयोग के बारे में दिया था। अब यहाँ पर फिर ये दे रहा है कि वित्त आयोग के कौन सा कथन गलत है। ये वित्त आयोग के बारे में दो क्वेश्चन दे दिया था एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में, और हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन दे वित्त आयोग, क्योंकि 15वां वित्त आयोग का सिफारिश 2020 से ही लागू होगा, जो कि एनके सिंह अध्यक्ष है। तो ये सब याद रखिएगा। तो ये जो वित्त आयोग है ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन से गलत है। तो देखिए यहाँ पर वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, ये नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं होता है, या संसद या किसी पर भी बाध्यकारी नहीं होता है। ये संसद मान सकता है तो मान सकता है, नहीं भी मान सकता है, ठीक। तो ये बाध्यकारी नहीं होता, सबसे गलत बात तो यही है। तो यही आपको पूछ रहा है कौन सा गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा गलत, ठीक। अब ये आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसे झट से आप बना लीजिए, वीडियो रोकिए बना लीजिए। मैं बस ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया इसलिए मैं आंसर बस बताते चल रहा हूँ। ये जब बनाइएगा तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन बनाइएगा। जब ये बनाइएगा तो ये पूछ रहा है कि यदि बड़ा का मतलब प्लस है, यहाँ पर देखिए छोटा का मतलब, ये सब दिया हुआ है कि चेंज कर देना है चिन्ह। इसमें जब बनाइएगा तो इसका आंसर 18 निकल कर आ जाएगा, ये 18 निकल जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये चिन्ह जब दिया हो इसे बनाइएगा आप। यहाँ पर जैसे या जो बड़ा का चिन्ह दे दिया ना, यहाँ पर ये वाला चिन्ह दिया, इसका मतलब प्लस है तो यहाँ पर प्लस डाल दीजिए। इसका मतलब क्या है, माइनस है, यहाँ पर माइनस डाल दीजिए। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर अलग अलग दिया है, तो यहाँ प्लस के मतलब क्या दिया है, माइनस का मतलब क्या दिया है, सब दिया हुआ है, ठीक। तो ये डाल दीजिएगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। प्लस का मतलब यहाँ पर भागा होगा, भागा होना चाहिए। यहाँ प्लस का मतलब प्लस ही नहीं होना चाहिए, यहाँ भागा होना चाहिए। यहाँ भागा आप कर लीजिएगा तो यहाँ पर भागा हो जाएगा, ठीक। तो बोर्ड मास के रूल निकालिएगा। तो बोर्ड मास के रूल क्या करता है, पहले डिवाइड होना चाहिए। तो बोर्ड मास के रूल तो यही ना कहता है कि पहले डिवाइड होना चाहिए तब बनना चाहिए। तो 2 से 6 में भाग दीजिएगा, 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद जोड़ हो जाएगा, तो जोड़ हो जाएगा तो अब जोड़ लीजिए, जोड़िएगा, ठीक। तो 13 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, और फिर उसमें से घटा दीजिए। जैसे कि गुणा है, गुणा भी इसमें है ना, तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन बनाइएगा और क्वेश्चन बनाकर देखिएगा आंसर क्या आ रहा है, ठीक। बाकी मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या इसमें से ज्ञात करना है, विलुप्त संख्या इसमें से ज्ञात करना है कि कौन सा विलुप्त संख्या होगा, ठीक। तो बनाइए ये भी क्वेश्चन बनाइएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये बहुत शॉर्टकट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दे देगा छोड़ दीजिएगा तो फिर बहुत पीछे चले जाइएगा मेरिट लिस्ट से, ठीक। तो ये ऐसे क्वेश्चन को आपको आराम से बना लेना है। जैसे देखना है कि कैसे परिवर्तन हो रहा है, ठीक। परिवर्तन में इसके 51 से 66 से फिर कितना बढ़ गया है वो आपको पूछा हुआ है। फिर उसके बाद 102 हो गया है, फिर 103 हो गया है, 103 नहीं माफ कीजिए 123 हो गया है, फिर 146 हो गया है। मीन्स कि यहाँ पर आप देखिएगा, आपको चलना चाहिए ऐसे, चलिए बढ़ते हुए ऐसे। यहाँ पर पूछा हुआ है, नहीं पता है, यहाँ से बढ़ गया, फिर यहाँ से बढ़ गया, फिर यहाँ से बढ़ गया, फिर यहाँ से, इसके फिर यहाँ पर है, लास्ट यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या आपको परिवर्तन ये देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 66 में अगर 15 हम जोड़ते हैं तो ये 51 में 15 जोड़ते हैं तो 66 हो जाता है। इसमें हमें नहीं पता है एक्स, मान लीजिए यहाँ पर कि एक्स का वैल्यू निकालना है, हमें पता ही नहीं है, तो इसे हम पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें अब इसमें क्या जोड़ना है ये भी नहीं पता, लेकिन इसमें हमको पता हो जाएगा कि कितने का अंतर है। तो 21 का
अंतर है, और इसमें इसमें भी हमको पता हो जाएगा कितने का अंतर है, 23 का अंतर है। तो देखिएगा 2 2 बढ़ रहा है, मीन्स कि यहाँ पर 15 हुआ तो यहाँ पर 17 होना चाहिए, 17 से यहाँ 19 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 17 जोड़कर 19 जोड़कर देखिएगा ये आ जाता है, तो फिर बन जाएगा आराम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसान तरीका से ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा, 83 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए ऑप्शन में 83 है, 83 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, से क्वेश्चन लगाना है। देखिए क्वेश्चन टाइपिंग करने में वो नहीं आ पा रहा था चित्र, इसलिए मैंने वैसे ही डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से बताना है कि कौन से गलत संख्या, अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 56 भी आपको लगाना है, आराम से क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि आगे अनुक्रम में संख्या ज्ञात करना है कि जो गलत दिया हुआ है। ठीक, तो 7 से 15, 15 से 32, 32 से दिया है 65, 65 दिया 138। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 7 से 15 हुआ तो 7 दूनी की 14, 1 जोड़ दिया है, मीन्स की 2 से गुणा किया है, 1 जोड़ दिया है, 15 दूनी 30, फिर 2 जोड़ दिया है। ठीक, यहाँ पर क्या किया, पहले में 2 से गुणा कर 1 जोड़ा है, फिर दूसरे में 15 से गुणा कर 30 2 जोड़ दिया, 32 हो गया है। तो तीसरे में क्या करेगा कि 2 से गुणा करेगा तो 32 दूनी के 64, लेकिन 3 जोड़ेगा यहाँ पर, 32 दूनी के 64 और 3 जोड़ेगा तो 67 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गलत है यहाँ 65 वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पर 67 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर 67 होना चाहिए, ऐसे कर होना चाहिए। ठीक, तो 56 के आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तो नवीन का मोहन से क्या संबंध है। ये आपको रिलेशन पर आधारित है, क्वेश्चन आधारित है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बना लीजिएगा इसे, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा बताने लगे तो भांजा हो जाएगा। इसका क्या संबंध होगा, तो भांजा का संबंध होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि रमण पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। रमण जो है पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक, फिर आपको क्या करता है कि वो बाईं तरफ मुड़ता है। मान लीजिए इधर पश्चिम है, इधर पड़ता है पश्चिम, रमण पश्चिम की तरफ 10 चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ता है तो कितना चलता है, तो 15 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर इधर चला, 15 किलोमीटर इधर चला। ठीक, फिर क्या कहता है, मुड़ता है 15 किलोमीटर, फिर ना वो बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर बाईं ओर, तो वहीं टर्न हो गया इधर, तो इसलिए बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चल गया। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि चलता है तो अब उसकी दिशा क्या है, उसका दिशा मात्र पूछ रहा है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सी दिशा में है, तो डायरेक्ट ये देख लीजिए कौन सी दिशा में है। ठीक, इधर पश्चिम है तो इधर पूरब हो जाएगा। इसका 58 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इधर पश्चिम से स्टार्ट किया था, फिर मुड़ा था, फिर इधर आ गया पूरब की तरफ, तो पूरब में है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा एक चयन कर श्रेणी को पूरा करे। ये श्रेणी को पूरा करना है, एक विकल्प चुनना है इसमें से और ये पूरा कर लेना है। ठीक, ये श्रेणी जो है इसमें से आपको पूरा करना है, तो क्या सही होगा क्या गलत होगा ये आपको पूरा करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ सबसे पहले देखिए ये जो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 9 है, तो जरूर इसमें स्क्वायर का खेल है, क्योंकि 3 के स्क्वायर 9 होता है, 5 के स्क्वायर 25 होता है और 6 के स्क्वायर 36 होता है। यहाँ पर ए जो आता है पहले स्थान पर आता है और डी जो आता है चौथे स्थान पर आता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 4 में से 1 घटा दिया है, 3 आ गया है, उसका स्क्वायर कर दिया है, तो 9 इसमें बीच में जोड़ दिया है। वैसे जी देखिएगा, जी कौन से स्थान पर, देखिए अल्फाबेट में इसलिए बोलता हूँ कि आपको स्थान कम से कम याद रहना चाहिए। अल्फाबेट का जी आता है 7वें स्थान पर, 7वें स्थान पर जी आता है। ठीक, फिर क्या आता है आपको एल जो आता है 12वें स्थान पर, तो 12 में 7 अब घटा दीजिए तो 5 आ गया, 5 में 5 का स्क्वायर हो गया 25। वैसे इसमें से जेड का आता है 26वें स्थान पर और टी जो आता है 20, टी20 आता है 20 स्थान पर, 6 हो गया, 6 के 36 हो गया। तो ऐसे कर ये किया हुआ है। तो अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं और ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला यू, यहाँ पर देखिए यू और ये आई नहीं है, ये फर्स्ट है। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ये 1 है, ये आई नहीं है 1 है, तो U1 भी, इसे आप देखिए निकाल कर, इसे निकाल कर देखिएगा तो भी में से यू जाएगा 1 होगा, 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको ले लेना है और क्वेश्चन लगा लेना है। ठीक, बाकी सब आप निकाल कर देखिएगा, कुछ नहीं होगा, ये आपको मिलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कि यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के समय 11:40 दिखाई देता है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है। उसका दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देता है 11:40, घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के में 11:40 दिखाई देता है, तो उसका घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 12:20। घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा 12:20 हो जाएगा। देखिए दर्पण में जो भी है ना, दर्पण वही होता है जो 24 घंटा में घटा दीजिए। अगर 24 घंटा वाला है तो 24 घंटा में घटा कर आंसर निकाल लीजिए, लेकिन घड़ी ये दे नहीं रहा है कितने घंटे वाला है, लेकिन ऑप्शन में 12:20 दिया हुआ है, तो वैसे भी आप देखिएगा घटाइएगा तो यही आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। तो 60 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 60 के आंसर आ जाएगा 12:20। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है ये आपको बताना है। ठीक, नहीं होता है ये आपको बताना है कि नहीं होता है इसमें। तो ये जो आप देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में, तो ए वाला ऑप्शन देखिए, ए वाला में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं हो रहा है, बाकी सब देखिए उसमें नाइट्रोजन का अपचयन हो रहा है। ठीक, लेकिन ए वाला में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं हो रहा है। ऑप्शन ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए NO2 हो जाएगा, NO2 यहाँ दोनों का एक ही चीज़ दिया है, NO2 और NO2, तो इसमें कोई अपचयन हो ही नहीं रहा है। बाकी में देख लीजिए कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो 61 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 के क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किस किस मात्रा कम करना था। क्योटो जो प्रोटोकॉल हुआ था,
इसमें किसकी मात्रा को कम करना था ये आपको बताना है। तो ये जो तापमान अभी बढ़ रहा था, ग्लोबल वार्मिंग, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था ये 1997 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। क्योटो एक शहर का नाम है, क्योटो क्या है, एक शहर का नाम है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल अलग अलग जगह में होते रहते हैं। जैसे मुख्यतः ये क्योटो का नाम आता है जापान से आता है। ठीक, और ये जापान में ज़्यादातर देखिएगा कि सुनामी वाला या प्रदूषण वाला या आप ज़्यादातर देखिएगा जापान ही सबसे प्रभावित होता है, तो इसीलिए वहाँ पर ये ज़्यादातर होता है। तो ये याद रखिएगा 62 कैंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ग्रीन हाउस को कम करना, ग्रीन हाउस के चलते ही आपको तापमान बढ़ रहा है, तो ग्रीन हाउस को कम करना। ग्रीन हाउस गैसों में CO2 आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा, अलग अलग जो गैस होते हैं वो आ जाते हैं। 62 कैंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि ऊर्जा का स्तूप या पिरामिड जो होता है, ऊर्जा का पिरामिड ऐसे बनता है ना, ऐसे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाइएगा तो 1/10 घटते जाता है, मीन्स की घटते जाता है ऊपर की तरफ जाइएगा तो ये पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है, हमेशा सीधा दिशा में देखिएगा होता है। ठीक, ये आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये 63 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी लगा लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन लगाते चलिए और आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट का निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है। ये आपको ज्योग्राफी में पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जब आप वन के बारे में पढ़िएगा तो वहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट जो बैट बनाया जाता है ये विलो जो आपको लकड़ी होता है उसको बनाया जाता है, उसके विलो। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, बिलो लकड़ी से बैट बनाया जाता है, बिलो बैट याद रख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है, देखिए राष्ट्रीय से दो क्वेश्चन बन जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो ये आपको प्रीलिम्स एग्जाम में भी राष्ट्रीय से बना था। तो भारत का राष्ट्रीय जो पुष्प कमल है, याद रखिए भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है ये आपको कमल है। ठीक, तो ऐसे नाम आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है, देखिए इसमें अलग टाइप से नाम दिया हुआ है। ठीक, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये लिलम्बो न्यूसिफेरा है। लिलम्बो न्यूसिफेरा कहाँ इसमें दिया है, ये दिया है। ठीक, सी। 65 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये इसका वैज्ञानिक नाम इसमें दिया हुआ है। ये डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछ रहा है कमल, ये गुलाब, ऐसे नहीं दिया है, ये आपको ऐसे नाम दिया है। और ये हमारा राष्ट्रीय फूल जो है ये आपको कमल है। ठीक, अब यहाँ पर आगे देखते हैं क्वेश्चन। जीव विज्ञान से ये क्वेश्चन रिलेटेड है, आपको पहले ही चैप्टर में आता है। कुछ वैज्ञानिक नाम दिया रहता है, वहाँ पर आपको मनुष्य का दिया रहेगा, अब भारत के जैसे कि टाइगर का दिया रहता है, गेहूं का दिया रहता है। आप देखिएगा पहले वाले चैप्टर में तो द्विनाम पद्धति वाला में वहाँ पर दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं। देखिए जीव विज्ञान से ये भी पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, एरिस्टोटल जी से बोलते हैं। ठीक, तो ये जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं अरस्तु। बायोलॉजी शब्द जो है ये दो बायो और लोगोस से बनकर मिला है। बायो मिस होता है लाइफ और लोगोस मिस होता है स्टडी। मिस की लाइफ के बारे में जो या जीवन के बारे में जो पढ़ता है उसे ही बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग पूछ दे किसने किया था, तो ये लैमार्क और टर्मिनस ने किया था 1802 में। तो ये सब भी याद रखिएगा। तो इसमें 66 के ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 के निम्न में से कौन सा एक कूट फल है। इसमें बताना है कि एक कूट फल है, ये आपको बताना है इनमें में से कौन एक कूट फल है। कूट फल में आपको कि फॉल्स फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट जिसे हम बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट इंग्लिश में आपका आएगा तो आप समझ जाइएगा, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, तो कुछ पौधे में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे कि पुष्पशासन, दलपुंज आदि भाग ले सकते हैं। ऐसे फल को हम लोग कूट फल कहते हैं। ठीक, जैसे पोम, सेब, कटहल, अनानास, नाशपाती, अंजीर आदि ये सब जो है ये क्या कहलाते हैं, कूट फल या फॉल्स फल कहलाते हैं। ठीक, कौन कौन, तो सेब याद रख लीजिएगा, एक कटहल का नाम याद रख लीजिएगा, एक नाशपाती का नाम याद रख लीजिएगा। अगर उदाहरण में दे देता है कि ये इसमें से फॉल्स फल कौन है तो सेब वाला ज़्यादा क्वेश्चन देता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 67 के आंसर जो हो जाएगा इसमें से आपका हो जाएगा पोम। पता नहीं पोम कौन सा फल है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप इसमें से कौन है ये बताना है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है 68 लगाइए क्वेश्चन। कीटभक्षी में इसको कीटों को खा जाता है। ठीक, ये नेपेंथीज है, नेपेंथीज है, ये याद रखिएगा। ये कीटभक्षी इसका नाम है। ये कीटों को जो छोटा छोटा कीट है ना, ये पौधा है एक प्रकार का, ये उसे बंद कर वो खा जाता है। आप देखे होंगे वीडियो में इधर उधर, फोटो भी इसका कुछ बुक में दिया होता है, 10th क्लास के बुक में दिया है। 68 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं है। जो 1813 ईस्वी में चार्टर आया था इसका ये अंग नहीं है, ये बताना है इसमें से कौन सा। ठीक, शर्त जो हुआ था। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप संवैधानिक विकास में इसके संविधान से भी जोड़ सकते हैं, क्या कि जहाँ संविधान पढ़िएगा तो संवैधानिक विकास भी पढ़िएगा। ठीक, तो वहाँ से भी क्वेश्चन ये जोड़ सकते हैं, या इतिहास, मॉडर्न इतिहास से भी क्वेश्चन ये जोड़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि अलग अलग जो एक्ट आया उसी के अकॉर्डिंग शासन यहाँ चला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है अंग नहीं था। जो 1800 ये आया था, 13 का एक्ट आया था, इसका अंग नहीं था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो ये देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिए गए थे, या 1833 में पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। इसमें आंशिक रूप से समाप्त किया गया था 1813 में। ठीक, तो ये बात सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए थे। देखिए पूर्ण रूप से समाप्त तो 30 साल बाद किए गए, 30 साल नहीं 20 साल बाद इसके 1833 में। तो ये वाला गलत है, ये जो पूर्ण रूप से बोल रहा है गलत है ये। ठीक, आंशिक रूप से ये समाप्त किया गया था।
तो ये 69 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये आपको गलत दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 77 है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, जो एक प्रकाश वर्ष होता है इसका आपका नाम मान बताना है। और ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन देता है, तो इसे रट ही लगा लीजिएगा। तो एक प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, असल में एक बात याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है 9.64 × 10 के पावर 15 मीटर, अगर मीटर में देता है तो 15 हो जाएगा। ठीक, मीटर में देता है तो यहाँ पर देख लीजिएगा 70। अब अगर किलोमीटर में दे तो दूसरा हो जाएगा। किलोमीटर में आप 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से भाग दीजिएगा तो ऊपर वाला 3 हट जाता है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, किलोमीटर में 12 हो जाएगा। ठीक, पावर में, तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 के निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट के प्रणोदक में शामिल होता है। रॉकेट के जो प्रणोदक है इसमें कौन से नियम के अकॉर्डिंग ये चलता है। ठीक, ये आपको बताना है ये कौन से नियम के। तो देखिए न्यूटन के गति का तीसरा नियम आप देखिएगा तो रॉकेट प्रणोदक में काम आता है, क्योंकि न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या करता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो नीचे की तरफ जब आगे आप देखिएगा प्रणोदक जलता है तो ऊपर की तरफ रॉकेट भागता है। ठीक, ये आप देखते होंगे। और ऐसे नियम पर, तृतीय नियम पर और भी है, जैसे कि बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की तरफ धक्का लगता है, ये सब जो है ये तृतीय नियम के आपको बोला जाता है। अगर एक तबड़ा किसी को आप मारिएगा, उधर से एक तबड़ा को भी मारेगा कि इसकी क्रिया के क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हुआ है, वो भी तृतीय नियम बोला जाता है। ये मजाक किए। तो 71 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, तो ये सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति काम करता है। सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति इसमें से कौन सा ग्रह आपको सौरमंडल का ग्रह काम करता है, तो ये जुपिटर ग्रह, इसकी बृहस्पति जिसका नाम होता है, ये भी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इससे आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमीड है, और आपको शनि का टाइटन है। तो ये सब याद रखिएगा। फोबोस डिमोस मंगल का उपग्रह है, तो ये जो है ये आपको वैक्यूम क्लीनर का काम करता है, बृहस्पति ग्रह। तक ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर समान पर दाब के कम हो तो आसानी से उबलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 76 सेंटीमीटर से अगर कम है इसकी वायुमंडलीय दाब तो पानी उबलेगा। पानी किस पर उबलेगा, ये आपको वायुमंडलीय दाब कम होने पर क्या होता है ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए वायुमंडलीय दाब जो है ये पारे के 76 माफ कीजिएगा 46 नहीं, माफ कीजिएगा, बार बार हम 46 बोल रहे हैं। 76 जो सेंटीमीटर है ये समान दाब होता है, लेकिन इससे अगर कम होता है तो पानी जो है 100 डिग्री से कम तापमान पर उबलने लगेगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने पर पानी का जो तापमान उबलने का होता है ये भी कम होने लगता है। तो ऐसे कर आप याद रख लीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम, क्योंकि वायुमंडलीय दाब पारे दाब से यहाँ पर देखिए समान यहाँ पर दिया है। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है सब कम होता है तो फिर यहाँ पर ये भी कम हो जाता है। तो 73 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए कि सूर्य और तारे की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जो सूरज और तारा है इसकी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है ये आपको बताना है। तो ये नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम के 1 नाभिक बनाते हैं, तो ये नाभिकीय संलयन होता है। 74 का बी हो जाता है। देखिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है वीडियो में, तो मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है, तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण ये होता है। ठीक, ये याद रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये होगा ए आंसर। ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। देखिए पेयजल में नाइट्रेट रसायन की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ये शिशुओं में प्रायः आप देखिएगा होता है, जिसमें त्वचा क्या हो जाता है, थोड़ा नीला हो जाता है। इस रोग का मुख्य कारण जो होता है प्रदूषित जल और रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, ब्राटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है। जो ब्राटलैंड रिपोर्ट आया था सतत विकास के संदर्भ में, उसका जो शीर्षक आया था वो क्या था, तो वो था आवर कॉमन फ्यूचर। जो उसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 76 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 के प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। दिवस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, पर्यावरण से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, या विश्व पृथ्वी दिवस फिल्म्स में आ गया था, फिर ये भी आया था। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको आया था प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक, और ये जो देखिए प्रत्येक जल दिवस जो मनाया जाता है ये कब से शुरुआत हुआ था, तो जो 1992 में जो रियो डी जनेरियो जो कि ब्राज़ील में स्थित है वहाँ सम्मेलन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य आके मिले थे और वहीं से ये बात मनाने के लिए कहा गया। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 77 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 के मेघालय के गारो पहाड़ियों में निम्न में से किस फसल का उत्पादन होता है। गारो खासी जयंतिया जो है ये मेघालय के पहाड़ी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होता है। ये कोना वाला ऐसे कोन की तरह पहाड़ी है, वहाँ से आपको बारिश काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ पर मानसी राम चेरापूंजी ये सब आपको मेघालय में पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है संतरा का होता है। गारो पहाड़ियों में संतरा का उत्पादन होता है। तो 78 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 के भारत के वन नीति जो 1952 में था संशोधन कब किया गया था।
जो 1952 के वन नीति है इसमें संशोधन किया गया था। ये कब किया गया था, इसे अंदाजा से भी अब बना सकते थे। ये किया गया था 1988 में, वन नीति का संशोधन याद रखिएगा 1988 में। 79 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए कि NEFA, नेफा जिसे हम लोग बोलते थे, नेफा, नेफा का फुल फॉर्म आपको मैं बार बार बताया हूँ, इसे याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका नाम था, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका सी आंसर हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। नेफा अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र को कहा जाता था, ये याद रखिएगा, नेफा उसे पहले हम लोग बोलते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 के पशुओं की रेड सिंधी, सिंधी आप आया तो दिमाग में पढ़ नहीं आया होगा, रेड सिंधी लाल तरह के मोटा मोटा गाय दिखाई देती होगी, छोटा थोड़ा, ये रेड सिंधी जो है ये गाय की एक नस्ल है। क्या है, पशुओं के रेड सिंधी जो है ये गाय का नस्ल है, ये याद रखिएगा, काफ़ी दूध देती है ये सब। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 नहीं, माफ कीजिएगा, ये 81 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 के भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये आपको बताना है कि ये कौन सा है। ठीक, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु अगर पूछता है इसमें से कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपको लगाना है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। निकोबार द्वीप समूह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें जो ग्रेट निकोबार द्वीप है उसी में यह सबसे दक्षिण में अगर पूछा जाए तो। ठीक, ये याद रखिएगा। अगर आपको जमीनी में पूछा जाए, मीन्स कि आपको स्थलीय है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पड़ता है कन्याकुमारी वाला, यहाँ पर भी पड़ता है। ठीक, ये स्थलीय हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाए सबसे दक्षिणी तो ये हो जाता है, यहाँ पर स्थित है, यही अंडमान निकोबार समूह के सबसे दक्षिण में। ठीक, इंदिरा पॉइंट ये सबसे दक्षिण का बिंदु है। 82 का आंसर सी हो जाएगा। 83 का आंसर है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है, लोनावाला, लोनावाला पढ़ा जाता है। इससे लोनावाला जो जल विद्युत संयंत्र है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र में स्थित है, ये याद रखिएगा। 83 के आंसर सी हो जाएगा। मूवी में भी लोनावाला का नाम बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था, ये आपको बताना है। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, 1948 में। 1948 में ये किसके सहयोग से किया गया था, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों के फलस्वरूप ही ये सफल हो पाया था। ठीक, क्या, तो परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापना हुआ था कब, 1948 में। ठीक, यहीं आगे जाकर बहुत आगे जाकर अलग अलग जैसे कि आयोग बना या अलग अलग जो बने थे, जैसे कि अलग अलग जो भी परमाणु कार्यक्रम हुए थे भारत में, इसका भूमिका होता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 है कि नामदफा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है। नामदफा जो बाघ अभ्यारण्य है, क्योंकि अभ्यारण्य से भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये नामदफा जो बाघ अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और पूर्वी राज्यों वाला जितना अभ्यारण्य है सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूर्वी राज्यों वाला ही पूछता है, क्योंकि वो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है। अब ये देखिए, चोटी से क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक, तो दक्षिणी भारत की जो सर्वोच्च चोटी है ये दक्षिण वाला साउथ में, ये सबसे ज़्यादा है अनाईमुडी, अनाईमुडी है, ये याद रखिएगा, अनाईमुडी। ठीक, 86 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 86 का आंसर सी। देखिए, नीलगिरी जो है ना ये दक्षिण में मलाई की पहाड़ी है, जिसकी सर्वाधिक चोटी है अनाईमुडी। लगभग इसका आपको 2700 या आपको 2695 मीटर इसका लगभग यही हाइट है, इसकी ऊंचाई है। ठीक, ये याद रखिएगा। दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट, जैसे दक्षिणी भारत के तथा पश्चिमी घाट के सर्वोच्च चोटी है ये। ठीक, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि एक वर्गाकार कागज के टुकड़ों को निम्न तरह से मोड़ा जाता है, दिए गए चित्र के अनुसार काटा गया है, तो कागज के टुकड़े खोलने पर कैसा दिखाई देगा। ये देखिए कागज का टुकड़ा है और इसे ये आपको लगाना है, ये देखिए ये कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा हो गया। ठीक, और इसे मोड़ कर काटा जाता है, तो बहुत ही आसान है। देखिए ये जो है बीच में पड़ जाता है, तो बीच में पड़ जाएगा तो कॉमन हो जाएगा। ठीक, ये आप आंसर लगाइएगा इसका, तो बहुत आसान तरीका से ये आंसर लगा लीजिएगा। ये जो बीच वाला होगा ये कॉमन हो जाएगा ना, तो ये चारों तरफ ये इधर एक बढ़ जाएगा गोला, इधर 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 बढ़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक, खोलिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 88 देखिए, 88 में दिए गए चित्र में कौन सा एथलीट एशियन और इंडियन शब्द से सही संबंध दर्शाता है। मीन्स कि एथलीट एक दिया है, एक एशियन दिया है और एक इंडियन दिया है। तो सबसे पहले तो इंडियन क्या है, इंडिया का है, एशिया महाद्वीप में है, तो मतलब एशिया में है। ठीक, तो ये तो एशियन हम हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एशियन होगा, फिर उसके अंदर क्या आ जाएगा, इंडियन हो जाएगा। और एथलीट जरूरी है इंडियन ही होते हैं या एशियन ही होते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो भी देश है वहाँ से एथलीट हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे ये क्रॉस कर दीजिए, इंडियन भी हो सकते हैं, एशियन भी हो सकते हैं, और भी देश के हो सकते हैं। तो ऐसे कौन में है, तो ऐसे में सी में है। ठीक, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक सभी संख्याओं लिखता है, तो कितनी संख्या लिखी गई है। तो यहाँ तो बहुत आसान है, लिखकर भी आप बना सकते हैं कि इसमें 2 नहीं उपयोग करना है और 7 भी नहीं उपयोग करना है, और 50 से 99 तक लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 52 जो होगा ये छोड़ा दीजिए, 62 छोड़ा दीजिए, यहाँ पर 72 तो 7 वाला तो यूज ही नहीं करना है, तो 7 वाला साफ खत्म हो गया। ठीक, यहाँ पर 82 अब आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा और फिर 92 आ जाएगा। ये जो है इसे छोड़ा दीजिए, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 57 छोड़ा दीजिए,
फिर यहाँ पर क्या है 67 हटा दीजिए क्योंकि 7 आ रहा है इसमें, फिर 87 हटा दीजिए, फिर 97 हटा दीजिए, यही ना संख्या बन सकता है। और बाकी क्या संख्या हटाना है तो 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ये जो है मिसकी 78, 79, इतना संख्या भी हटा देना है आपको क्योंकि यहाँ पर 7 उपयोग होता है ये सब बनने में। तो ये सभी जोड़कर हटाइएगा तो टोटल जब निकल कर आ जाएगा तो आराम से ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था लेकिन बहुत लोग छोड़ कर आए थे। ये निकालिएगा तो टोटल यहाँ से देखिएगा तो 49 संख्या है और ऐसे संख्या जो बनते हैं 2 और 7 से इस आपको 50 से 99 के बीच में ऐसे 17 संख्या है, तो 49 में से 17 आप घटा दीजिए तो ऐसे 32 संख्या निकल कर आ जाएंगे जो कि इसके उपयोग के बिना बनाए जा सकते हैं। कितनी संख्या लिखी जा सकती है तो 32 ऐसी संख्या लिखी जा सकती है। तो आप आराम से ऐसे कर सकते थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको समय देना पड़ता है। अगर आपको पता नहीं है तो समय देकर अब अच्छा खासा आपके पास समय रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। तो इसीलिए हम बोले कि शुरू में कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से क्वेश्चन सभी लगा लें, फिर इसके बाद ही इस सब क्वेश्चन में समय दीजिएगा। यदि m बराबर 13 है तो PN 35 है तो होटल का मतलब, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। m किस स्थान पर आता है 13वें स्थान पर आता है, n किस स्थान पर आता है 14वें, o किस स्थान पर आता है 15वें। तो ऐसे अल्फाबेट का नंबर याद रखना चाहिए। तो ये m आपको स्थान का निरूपण कर रहा है। ऐसे जांचने के लिए इसे ये जोड़ लीजिए, इसे जोड़िएगा, PEN को जोड़िएगा, इसके p कौन सा स्थान पर आता है तो 16वां स्थान पर, e कौन से 5वां स्थान पर और आपको n कौन से 14वां स्थान पर जोड़िएगा तो ये क्या निकल कर आ जाता है 35 निकल कर आ जाता है। वैसे ही इसको जोड़ दीजिए, h 8वें स्थान पर आता है तो 8, फिर आपको o 15वें स्थान पर आता है तो आपको 15 8 23 हो गया। फिर आपको फिर आता है क्या 20वें स्थान पर आता है तो 23 में अब क्या होगा 20 जुड़ जाएगा तो 43 हो जाएगा। फिर आपको क्या है ई आपको 5वें स्थान पर आता है, 43 पास 47 हो जाएगा, 43 माफ कीजिएगा, इसमें 43 पास आपको 47 नहीं 48 होगा। और फिर यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा एल जो आएगा 12वें स्थान पर आ जाएगा तो 48 12 कितना हो जाएगा 60। 7 ऑप्शन में है, आराम से आप लगा लीजिएगा, बस हाथ पर जोड़ते चलिए या कॉपी पर भी जैसे आपको सहूलियत लगे। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा अवयव कौन सा है। तो दाईं ओर से 8वें, दाईं ओर से 8वें यहाँ पर स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दाईं ओर से 8वें हो गया। दाईं ओर से 8वें की तरफ यहाँ पर देखिए दाईं ओर से 8वें के दाईं ओर, फिर यहाँ से अब एक कर इसका दाईं ओर, ठीक, ये पूछ रहा है। फिर से क्वेश्चन पहले समझिए, ठीक, ये पूरा ये दिया हुआ है, पहले ये दिया हुआ है, ऐसे ये कर दिया होगा ऐसे लिख कर, ठीक। और ये पूछ रहा है कि 8वें के दाईं तरफ कौन सा है, ठीक। तो दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ कौन सा है तो फिर इसके दाईं तरफ बढ़ जाइए, दाईं तरफ बढ़िएगा तो ये कौन सा निकल कर आ जाएगा, आराम से आप निकल कर आ जाएगा। इधर पढ़िएगा, देखिए दोनों में दे रहा है दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा कौन है। यहाँ पर देखिए चौथा, मैं बार बार पढ़ने में गलती कर दे रहा हूँ, यहाँ पर चौथा दिया हुआ है तो अब इधर से चौथा जोड़िए 1 2 3 4 पहले आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से चौथा जोड़िएगा 1 2 3 4 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये लगा लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 है कि किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीने में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा। किसका समान कैलेंडर नहीं होगा ये बताना है। किसी लीप वर्ष में समान यहाँ पर दिया है, किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीने में किसका समान कैलेंडर नहीं होगा। समान कैलेंडर नहीं होगा ये दिया है, ये नहीं को होगा वाला लगा लीजिएगा। तो जनवरी से अक्टूबर के बीच में किसी लीप ईयर में समान कैलेंडर नहीं होगा, ठीक। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये आपको एचसीएल स्रावित करता है, ठीक। ये आपको बताना है। तो ये कौन सा करता है, तो ये अग्नाशय करता है। कौन से, अग्नाशय नहीं, माफ़ कीजिएगा, अमाशय करता है, अग्नाशय नहीं, अमाशय करता है, ठीक। अमाशय का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, ठीक। जो भोजन होता है ना उसे ये तोड़ता भी है, ठीक। और ये जो है इसे सड़ने नहीं भी देता है। यहाँ से अमाशय से जठर रस भी होते हैं, स्रावित होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्रावित होते हैं, पेप्सिन नामक हार्मोन भी, ठीक। तो पेप्सिन जो है ना ये प्रोटीन का पेप्टोन और लिपोटाइड में बदल देता है। जो है ये पेप्सिन जो होता है अलग अलग जो होते हैं ये आपको, ठीक। ये जो रस होते हैं इसकी ये जो स्रावित होते हैं, तो ये जो होता है ये एचसीएल जो स्रावित होता है ये यहाँ से ही स्रावित होता है, जो कि आपको खाना के कीटाणुओं को भी मारता है, ठीक। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कुछ चित्र में दर्शाए गए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास ए बी है। अर्धवृत्त का व्यास जो है ये ए बी दिया है, व्यास ये होता है और इसके बीच वाला को त्रिज्या बोला जाता है, ठीक। अगर ये आधा कर दिया जाता हो ए क्यू बराबर ए और क्यू बराबर क्या दिया हुआ है 2ab दिया है, इसकी ये इसके डबल है ए क्यू बराबर 2ab दिया है। तो निम्न में सही विकल्प क्या है, इसमें से विकल्प आपको चुनना है। ये देखिए आपके सामने विकल्प है, बस इसमें से क्या देना है, कोण बताना है। कोण में आप डायरेक्ट देखिएगा कि कोई भी अब जाकर ऐसे गिरेगा ना इस पर, इसकी परिधि पर, या कोई भी जाकर यहाँ पर गिरेगा उसके चारों तरफ के परिधि पर, तो वो डायरेक्ट वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देता है। ये भी 90 डिग्री का कोण बना देगा। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाना चाहिए, ठीक। तो ए कोण ए पी बी और कोण ए क्यू बी दोनों बराबर होगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। यही स्टेटमेंट इसमें सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक। तो 94 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 के एक वृत्त की परिधि दिया है। परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, परिधि तो दे दिया है 2πr होता है, 2πr क्या दिया है 880 दिया है,
ठीक। और एक वृत्त का परिधि, वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, मीन्स कि आपको रेडियस ज्ञात कर लीजिए, फिर उसका दुगुना कर दीजिए तो व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो कैसे ये निकालिएगा, तो बस बहुत ही आसान है, 2 लिखिए, 22/7 लिख दीजिए, 22/7 इंटू आर, ये 7 को जो है इधर गुणा में कर दीजिए और 22 को नीचे कर दीजिए, और फिर ये जो 2 है ये भी आपको नीचे की तरफ चल जाएगा, तो यह 44 दूनी के आपको 88 हो जाएगा, 44 दूनी के 88 हो जाएगा, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। आराम से बनाइए, देखिए फिर से मैं आपको बना रहा हूँ, यहाँ पर 2πr लिख लीजिएगा, फिर 880 लिख लीजिएगा, ठीक। फिर 2 × 22/7 × r, ठीक। इसको क्या कर दीजिए कि इसमें 880 में 7 गुणा कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर नीचे ये तरफ आ जाएगा 44, क्योंकि 22 × 2 हो जाएगा 44, 44 दूनी के 88 हो जाएगा, तो ये 20 × 7 दूनी के 14, 140 सेंटीमीटर आराम से आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो जब हम ऐसे बिना बना, यहाँ पर देखिए 140 सेंटीमीटर तो रेडियस निकल कर आ गया, माफ़ कीजिएगा ये पूछ रहा है व्यास क्या होगा, तो 140 सेंटीमीटर तो रेडियस होगा, इसकी दुगना कीजिएगा तो 280 आ जाएगा, 280 मीटर क्या आ जाएगा आपका व्यास निकल कर आ जाएगा। तो रेडियस नहीं व्यास पूछ रहा था, इसकी आपको त्रिज्या नहीं व्यास यहाँ पर पूछ रहा था, ठीक, डायमीटर पूछ रहा था। तो ये सब याद रखिएगा, 95 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए कि यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तब log A log B log C क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर ABC गुणोत्तर श्रेणी में होता है तो डायरेक्ट याद ही रख लीजिए, log A log B log C जो हो जाता है ये समानांतर श्रेणी में हो जाता है। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, 96 के आंसर जो हो जाएगा, ये आपको आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। 96 के जो आंसर हो जाएगा ये समानांतर श्रेणी जो जिसमें दिया हुआ है, ये समानांतर श्रेणी 96 के ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है कि यदि A B क्रमशः असमीकाएँ 5x + 2, अब यहाँ पर देखिए ये क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग नहीं देना है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको ऑप्शन उठाना है और मान धड़ल्ले शुरू कर देना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आपको कब बनाना है, ऐसे क्वेश्चन को तभी बनाना है जब आपके पास समय काफ़ी ज़्यादा हो। लेकिन अगर इससे पहले जो भी क्वेश्चन है उसे सबसे पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन बनाइए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि लास्ट में जब समय बचता है तो आराम से ये सोच कर क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर ये दिया है तो यहाँ पर आप इसका मान रख कर कीजिएगा, तो ये मान रखिएगा तो सरासर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये रखिएगा फिर भी गलत हो जाएगा, ये वाला मान रखिएगा तो इससे देखिए ये वाला भी मान, ये वाला सही लग रहा है, दोनों एक ही बराबर लग रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको क्या क्लोज हो जा रहा है 8 के बाद, लेकिन यहाँ पर इन्फिनाइट आपको चल जा रहा है, बढ़ते चल जा रहा है। तो यहाँ पर कभी भी यहाँ पर मान रखिएगा, एक्स का मान यहाँ पर देखिए कभी भी रखिएगा ना 5 से ऊपर, इसके 5 से स्टार्ट कर इसके ऊपर, तब जाकर ये आपको ये जो होगा ये इक्वेशन बराबर होगा, या ये आपको इक्वेशन में ये बैठ पाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 97 का डी हो जाएगा। बैठा कर देख लीजिएगा, 5 फिर एक्स है ना, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए एक्स के, तो 50 25 2 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 है, एक्स है, -1 है, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए, तो 8 × 5 = 40 और -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 तो इसकी आपको 27 से कभी भी बड़ा होता है 39, तो यहाँ पर बन गया ना। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए 7 × 5 = 35 हो जाता है, यहाँ से घट जाएगा तो 2 33 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 5 रख लीजिए, तो 5 6 के इतना 11 हो जाएगा, 11 × 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर और बड़ा का चिन्ह दिया है, तो ये भी सही है, मींस कि ये आपको बैठ रहा है इसमें। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इससे बड़ा जब भी रखिएगा तो यही आपको हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 है कि यदि p 2p/p² - 2p + 1 1/4 है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2p दिया था बटा में p², ठीक, ऐसे ये क्वेश्चन दिया था। यहाँ पर देखिए बटा में p² दिया था और -2p + 1 बराबर दिया था 1/4, ऐसे आप लिख लीजिएगा, ठीक। ये बटा में सब है, तो ऐसे आप कीजिएगा, इधर इधर इसको फेंक दीजिए, इधर इसको फेंक दीजिए, जो आएगा उसे सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर p + 1/p आपको 10 निकल कर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने से आपको थोड़ा डर लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको करने के लिए 2 3 तरीका है, ठीक। आप एक तो भाग कर भी कर सकते हैं, एक इधर उधर फेंक कर भी और निकाल सकते हैं। तो ये जो आपको अच्छा लगे वही आप कीजिएगा, ठीक। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, खिलौना घन सभी सतहों पर लाल रंगा। एक खिलौना जो है घन वाला है, उसका सभी सतह जो है लाल रंग से रंगे हुए हैं। अब इसे जो है ये आपको 64 छोटे समान घनों में काट दिया जाता है या बांट दिया जाता है। तो ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कोई भी सतह नहीं रंगा होता है। तो ये एक ट्रिकली फार्मूला होता है कि कोई भी सतह नहीं रंगा होने वाला के लिए n-2 के क्यूब कर दीजिए, ठीक। तो n का आप कितना हो जाएगा, तो n 4 हो जाएगा, 4 का क्यूब ही ना, तो ये 64 हो रहा है, तो 4 हो जाएगा। तो 4 - 2 कीजिएगा, तो ये आपको 4 - 2 का क्यूब कीजिएगा, तो यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा। इसकी 8 ऐसे घन हो जाएंगे कि इसका कोई भी सतह नहीं रंगा होगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो फार्मूला कुछ जो होता है ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। ये कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930। और इसी को याद रखने के लिए हम लोग प्रत्येक साल 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू किया गया, ये पूछ सकता है, क्योंकि आपको संविधान तो उससे पहले बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसलिए क्योंकि यही 26 जनवरी की याद लोग भूल ना जाए, इसी को याद करने के लिए कि इसी दिन सबसे पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था, जब यहाँ पर अंग्रेज थे, जब ये कॉलोनी था इंडिया, तब उस समय का बात। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
सो के आंसर सी हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। जो 1930 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये स्वतंत्रता की घोषणा किया था, 31 दिसंबर 1929 को किया था, और ये मनाया गया था उसके 26 दिन बाद में, इसकी 26 जनवरी 1930 को। ये सब याद रखिएगा सबसे पहले। और इसी को बाद में याद रखने के लिए कि जो संविधान बन गया था 1949 में ही संविधान बन गया था। ठीक, नवंबर 26 1949 में ही बन गया था, लेकिन इसे याद रखने के लिए ये इस दिन लागू किया गया। ठीक, तो इसलिए गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, क्योंकि संविधान उस दिन लागू किया गया था। स्वतंत्र दिवस उस दिन मनाते हैं 15 अगस्त को, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था। तो ये ऐसे 100 क्वेश्चन थे जो कि आपके परीक्षा में पूछे हुए थे। आपने कितने क्वेश्चन किए ये बताना है। ठीक, देखिए कुछ आवाज़ मेरा कम आपको सुनाई देगा, लेकिन इसका कुछ कारण है, क्योंकि तबीयत खराब चल रहा है, इसलिए मैं ये 100 क्वेश्चन करा दिया। बाकी अब एक्साइज सब इंस्पेक्टर का जो मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन आया है वो भी मैं करा दूंगा, और इससे पहले जितना भी मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन हुआ है सभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन भी आपको बताने वाला हूँ कि देखिए इस टॉपिक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाकी मैं आपको बताते चलूंगा टाइम टू टाइम, जो भी आपको डायरेक्शन देना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।